हेलो फ्रेंड्स, 30th में और आज सी तपन में आप सबका स्वागत है। और आपको भी पता है मार्केट अभी सिर्फ 2 दिन रहे हैं इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन से पहले अच्छी खासी गिरावट दिख रही है मार्केट में। एक नर्वसनेस है मार्केट में कि क्या होने वाला है। 4 जून को शनिवार को एग्जिट पोल है, तो अभी एग्जिट पोल में तो सिर्फ एक ही ट्रेडिंग दे रहा है और काफी सारे लोग पोजीशन हल्की कर रहे हैं और काफी सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट आई। काफी सारे रीजन है, उसमें से एक मेन रीजन है कि जो इलेक्शन का प्रिडिक्शन करे, सब लोग बोले कि अराउंड 300 टू 325 आएंगे। और अगर आप बोले तो अच्छे एक्सपेक्टेशन हो तो 350 के अबाउ सीट आएंगी बीजेपी को, उसी एक्सपेक्टेशन से चल रहा है। और उससे ऊपर जो भी आया बोनस है, लेकिन हाँ अगर 300 के नीचे गया और 290 से नीचे गया देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। हालांकि आप इस बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करने का एक अहम मुद्दा जो काफी सारे इन्वेस्टर ने पूछा है कि इन बेसिकली मेटल स्टॉक में इतनी बड़ी रैली जो आई है वो क्यों आई है, और यहाँ से क्या ये मेटल रैली सस्टेन करेगी। और आज हम लोग यही बात करने वाले हैं इन डेप्थ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेटल रैली में काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट। और देखो मेटल रैली अगर आप देखो तो मेटल इंडेक्स नो 5400 से ऑलमोस्ट 10,000 क्रॉस हो गया, ऑलमोस्ट अराउंड 80 टू 90% का ग्रोथ है। और जिसके वजह कोई भी स्टॉक ले लो आप, जैसे टाटा स्टील ले लो, सेल ले लो, या नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, मॉइल, सब हिंदुस्तान जिंक, सब स्टॉक्स बहुत ही भागे। और वही जो रैली आई उसके काफी सारे रीजन है, तो कुछ रीजंस की हम लोग पहले बात करते हैं कि मेटल रैली में हुआ क्या है। मेटल रैली की बात करें तो आपको पता है कि कॉपर एक जो बड़ा नो मेटल गना गिना जाता है, जो एक तरह से इकोनॉमिक बैरोमीटर है, वो 21,000 को क्रॉस हो गया था इस मंथ में। ऑलमोस्ट 28% का ग्रोथ हुआ था कॉपर इंडेक्स में, जो बहुत ही बड़ा है। एलएमई में उसने ऑल टाइम हाई टच किया था। इवन आप निकल की बात करो तो निकल ने भी $21,000 पर टन का लेवल क्रॉस कर दिया, वो भी एक नंबर सर ना बड़ा हाई है। मोस्ट ऑफ द नो मेटल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम ले लो, लीड ले लो, निकल ले लो, सबने अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच किए थे। क्या रीजन है उसके? कुछ रीजन में से एक रीजन है कि चाइना में आपको भी पता है कि जो प्रॉपर्टी मार्केट का बड़ा स्लंप हुआ था। और कब हुआ था? जब कोविड के बाद जब सडनली नो डिमांड कम हो गई थी, तो उनका प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ही प्रॉब्लम में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो चाइना के रेसिडेंट, देखो एक तो उनका वो जो जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से ऐसे भी उनकी नो कहते हैं कि जीडीपी की वाट लगे थे, द वे दे हैंडल द नो जीरो कोविड पॉलिसी वो क्वाइट हार्श। और उसके वजह से ना उनका टूर पूरा वो कहते हैं ना कि इकोनॉमी ही रुक गया था, और वो पूरा बैकफायर हुआ। उसके वजह से ना एक तरह से काफी सारे गोस्ट सिटी हो गए। और गोस्ट सिटी के वजह से क्या हुआ था कि एक तरह से ना पूरा प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आया। एवरग्रांड जो आपको पता है कि एक बड़ी सबसे बड़ी कंपनी थी उनकी रियल एस्टेट में, उनका भी फॉल उसी टाइम पे हुआ था। अब क्या किया है, ये जो फॉल हुआ है, लेकिन आप देखो ये फॉल हुआ है तो उसको हिट डायरेक्टली चाइना की इकोनॉमी को पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट एक बड़ा बैरोमीटर है और एक बड़ा एक फैक्टर है जिससे वो जीडीपी बढ़ता है चाइना का। अब वहां फॉल है तो चाइना ने क्या किया भाई, उसको बढ़ाने के लिए ना उन्होंने काफी सारे नो गवर्नमेंट अथॉरिटी उन सबको बात की है कि काफी सारे अनयूज जो प्रॉपर्टीज है वो बाय कर ले, इसलिए सडनली एक जंप आया। ऊपर से क्या हुआ है कि जो रेसिडेंट है वो डायरेक्टली नई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहे, वो लोग सेकेंडरी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नई प्रॉपर्टी काफी महंगी है। तो अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत हो चुकी है वहां। और उसके वजह से उन लोगों ने डिमांड पुश करने के लिए 1 ट्रिलियन युआन का ऑलमोस्ट लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने वाले हैं चाइनीज मार्केट में। और ये इतना बड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूज है जिसके वजह एक सडनली एक डिमांड आती है। और वही चीज आप देख सकते हो कि ओवरऑल मेटल में भी दिख रही है। कॉपर देख लो, निकल देख लो, एल्यूमिनियम देख लो, इन सब में जो बड़ी डिमांड है, वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज कमिंग फ्रॉम चाइना। और चाइना में अगर आप बात करें 6.5% से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, जो एक्सपेक्टेशन था अराउंड 5.5% अप्रैल मंथ की बात करें। तो वो जो ग्रोथ हुआ ना उससे एक इंडिकेशन आया कि हाँ भाई ग्रोथ रिवाइवल हो रहा है चाइना में। और इसी रिवाइवल के चक्कर में ना मेटल सब भागे। सी कुछ भी बोलो, चाइना इज अ बिग एलिफेंट। जब चाइना जागता है तो मेटल इंडस्ट्री जाती है। मेटल इंडस्ट्री इज इक्वल टू चाइना। पहले बात करें तो 50 टू 60% कंजम्पशन ऑफ मेटल लास्ट 2 डिकेड्स में चाइना ने किया हुआ है, जिससे आपको पता चलता है कि कितना बड़ा मार्केट है। और मेटल इंडस्ट्री तभी भागेगी जब चाइना ऊपर जाए। चाइना अगर ठंडा है तो समझ लो मेटल भी ठंडा है।
एट द एंड इसको फ़ायदा हर जगह मिला। अगर आप इंडियन इंडस्ट्री की बात करो ना, सभी मैंने जैसे एक सब कंपनीज़ के नाम दिए, वो सब आप कोई भी क मेटल कंपनी ले लो, वो सब ने बहुत ही फ़ायदा ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स तो डबल से ट्रिपल हो चुके हैं। कुछ-कुछ स्टॉक तो जैसे हिंदुस्तान ज़िंक तो ऑलमोस्ट 2,80,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुँच चुके हैं, जो कभी इन लोगों ने देखे नहीं थे। जो मॉल ले लो, फिर काफ़ी सारे स्टॉक सेल जो कभी इतने भागते नहीं थे, सडनली भागने लगे क्योंकि डिमांड आता है। डिमांड से ज़्यादा क्या होता है कि एक प्राइस इंक्रीज़ होता है। जब एक प्राइस इंक्रीज़ होता है और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, तो सडनली आपको देख सकते हो कि प्रॉफिट मार्जिन में जंप होता है और वो प्रॉफिट मार्जिन में जंप होगा, तो स्टॉक प्राइस बढ़ने ही वाले हैं। तो इन सबको डायरेक्टली बेनिफिट मिला है इन सबका और इसलिए आपने देखा है कि रिकॉर्ड हाई सभी मेटल्स में रहे। और दूसरा एक जो दूसरा एक बड़ा फैक्टर था मेटल रैली में कि एक होप था कि भाई सितंबर एंड फेड अपना इंटरेस्ट रेट कट करेगा फर्स्ट टाइम ओके। और ये एक अटकलें चल रही थी, लेकिन वो हुआ क्या, कल वेडनेसडे में एक वो नोटिफ़िकेशन आया और फेड का चेयरमैन का भी वो आ गया कि बयान कि भई इतना जल्दी हो सकता है, नहीं हो सकता, सब यहाँ-वहाँ बातें चल रही थी और जो इन्फ्लेशन के डेटा उस सब भी इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो शायद अगर हो तो दिसंबर में 0.25 बेसिस हो, शायद वो भी ना हो। अब वो भी एक नेगेटिव फैक्टर चला गया अभी मेटल के लिए। पहले वो बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर, क्योंकि देखो अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है और ओवरऑल यूएसए में, यूरोप में और हर जगह में अगर इकोनॉमी अप जाती है बिकॉज़ ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, आपको भी पता है काफ़ी प्रॉब्लम है हर कंट्रीज़ में। तो अगर वो होता है और जैसे हम लोग बात करें तो यूके ने भी बोला है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट करने करने वाले हैं। स्वीडन ने तो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट कर भी दिया है। तो इन सब की वजह से लग रहा था कि भई इकोनॉमी ऊपर जाएगी, ये सब कंट्रीज़ की, तो मेटल की डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए ये चीज़ की वजह से भी काफ़ी कहते हैं ना कि मेटल प्राइसेज़ में अप था। इवन आप गोल्ड देख लो, या गोल्ड अगर बात करें तो 18% से गोल्ड बढ़ा है इस साल में। इवन एक्चुअली उतने उसने तो है ना काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट को भी बीट कर लिया है। और सिल्वर ऑलमोस्ट 32% व्हिच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग ना मेटल में, एक वन ऑफ द इज़ सिल्वर, क्योंकि सिल्वर ने 32% क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है और वो सब मेटल की काफ़ी डिमांड है और वो मै देखो ओवरऑल मेटल पूरा बढ़ रहा था, तो ये गोल्ड और सिल्वर भी अच्छे खासे बढ़े। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ओवरऑल मेटल इंडस्ट्री के जो मेन रीज़न्स है वो है चाइना एंड यूएस में फेड रेट कट की बात करें। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या, लेकिन इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आज की ही बात करें तो टाटा स्टील का रिजल्ट आया व्हिच वाज़ नॉट सो ग्रेट और गिर गया 6%। उसके साथ सभी स्टॉक्स गिरे। जेएसडब्ल्यू स्टील देख लो, सेल देख लो या कोई भी आप मेटल स्टॉक लो, सब गिरे। वन ऑफ द रीज़न है कि कल जो यूएस में जो बात चल रही थी कि शायद इंटरेस्ट रेट कट ना हो, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर जाता है, जो मेटल इंडस्ट्री के अगेंस्ट जाता है। ऊपर से एक तरह से अपना जो वो कहना है कि इलेक्शन से पहले एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग और लोग लाइट करना चाहिए कि कौन सी पोजीशन लाइट करेंगे? जहाँ आपको लगता है कि भाई ऑलरेडी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। तो ये मेटल स्टॉक्स के ऑलरेडी वैल्यूएशन काफ़ी हाई थे और वहाँ ही एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, आप देख पा रहे हो। तो वहाँ इसलिए एक तरह से फॉलो है। लेकिन क्या एज़ अ इन्वेस्टर आपको क्या ये अगर टाटा स्टील गिरता है इतना या बाकी सब स्टॉक है, तो क्या आपको कूदना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान से करना चाहिए इसमें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाइज़, जो मेटल सेक्टर होता है ना, वो काफ़ी इकोनॉमी पे डिपेंड होता है। जब ये डिमांड होगी तब ये ऐसे भागेगा जैसे वो कहते हैं ना, एक ही साल में डबल हो जाएगा और हुआ। मेटल मेटल इंडस्ट्री का आप देखो तो 1 साल में डबल हो गया। लेकिन तब गिरता है तो आधा भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सब जो मेटल स्टॉक्स होते हैं ना, दे आर नॉट कंसिस्टेंट कंपाउंडर, बट येट इफ यू आर एबल टू एंटर एट अ राइट टाइम एंड एग्जिट एट अ राइट टाइम, नो नथिंग बेटर देन दिस, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देता है। और पिछले 1 साल में मेटल स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया है मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर को। लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखो सी अगेन ये सब सजेशंस है। ऐसा नहीं कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन हम डायरेक्ट रिकमेंड देते हैं तो भाई सेबी पकड़ लेते हैं। तो एक तरह से सजेशन है, तो उसी तरह से लेना। आप खुद का रिसर्च करके ही फिर ही इन्वेस्ट करना है आपको। तो आप लोग भी क्या कीजिए कि आप देखिए पहले कि डिमांड कैसी है और आगे जाके भी क्या इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। अगर वो डिले होते जा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम है। ऊपर से चाइना का हाल देखते रहें। देखो अगर आपको
मेटल इंडस्ट्री में कमाना है या मेटल स्टॉक्स में, तो भाई एक नज़र तो आपकी चाइना पे रहनी चाहिए कि भाई चाइना में क्या हो रहा है? क्योंकि वो सबका बाप है। अगर वहाँ से एक डिमांड आएगी, तो मेटल को कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना कि अमर है, वो भागता ही रहेगा। और चाइना पीछे पड़ा हुआ है। चाइना को इकोनॉमी ऊपर लानी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी हालत खराब है कि अगर ये 1 ट्रिलियन युआन इन्फ्यूज़ नहीं करते और ये प्रॉपर्टी मार्केट को अगर रिवाइवल ना करे, तो काफ़ी सारे एवरग्रांड, जैसे आपको पता है, काफ़ी सारी रियल एस्टेट कंपनीज़ और डिफ़ॉल्ट होगी, जो उनको ना। और वहाँ की प्रॉब्लम क्या है कि इनकी रियल एस्टेट कंपनी इतनी बड़ी होती है कि, और ऊपर से वो गवर्नमेंट का बैक्ड रियल एस्टेट कंपनीज़ होती है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और इन लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी घोस्ट सिटी बना दी है कि भई, कहते हैं ना कि उनको एक करना था, इकोनॉमी के ऊपर ऊपर लाना था, और वो कंस्ट्रक्शन पे करते गए, और उसके सब पैसे एक तरह से डिस्पर्स करने लगे सभी नो सिटीज़न्स को, और वो सब, और वो इतने सारी सिटीज़ बना दी, अभी कोई रहने नहीं जा रहा है। तो उनको भी क्या है कि उनको भी ऊपर लानी पड़ेगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखो, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा आपको बाँट के रखें कि चाइना को हमेशा ध्यान में रख के ही मेटल के स्टॉक्स में घुसिए। मेटल में भी अच्छे लोग, मैंने ना कि अगर आप कहते हो कि नहीं-नहीं मैं तो डाल के भूल जाता हूँ, ऐसे लोगों का काम नहीं है मेटल में। ये ऐसे नहीं है कि ये स्टॉक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। जैसे टाटा स्टील की बात कर लो, अभी तो चलो वो स्प्लिट हो गया, लेकिन जैसे आपको भी पता है 90, 100 से वो 160, 170, 180 जाएगा, फिर वापस वो 110, 120 आएगा, तो एक रेंज में ये सब स्टॉक्स घूमते रहते हैं। हाँ, अभी ये सब आप बोलोगे नहीं-नहीं कुछ स्टॉक्स तो डबल, ट्रिपल हो गए, लेकिन देखो ये एक साइकिल है, तो आप थोड़ा ध्यान रख के करना है। तो होप आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको पता चला होगा। वैसे आपके पास मेटल स्टॉक्स है कि नहीं है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप चाहते हो कि हम भी कोई स्टॉक्स आपके रिव्यू के, तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और बिफोर आई गो, मैं भूल जाता हूँ हमेशा, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन गाइस। अगर आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर हमेशा कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। हर एवरी डे आफ्टर द मार्केट, क्यों ये आज से ये तक हम लोग करते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा गाइडेंस दे सके और आपको सही राह दिखा सके। चले, तो ये बात थी मेटल इंडस्ट्री की। चलो अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं मार्केट रिलेटेड। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने लिखे थे, तो मैं एक-एक करके क्वेश्चंस लेता हूँ। सो क्वेश्चंस की बात करें तो पहला एक क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन है मिलिंद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द योर वैल्यूएबल इनपुट्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्केट, विल इट फॉल आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट? देखो यार, मिलिंद जी, मेरे हिसाब से तो मार्केट गिरेगा, अगर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर लेता तो। लेकिन ऑल टाइम हाई तो टच किया, लेकिन वो उसके पहले ही गिर गया। ओके, अगर हम लोग देखो 2 चीज़ है, मार्केट कब गिरेगा? जब ऑलरेडी आप बहुत हेवी गए हो। लेकिन अगर उससे पहले, जैसे आपने देखा आज 21,500 पहुँच गए हम लोग, और कल भी शायद एक भारी गिरावट आए, तो हम थोड़े हल्के होके जाएँ। लेकिन अगर सैटरडे एग्ज़िट पोल क्या आता है, 1 जून को क्या आता है, उस दिन पे क्या होगा, उसपे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट है कि क्या होने वाला है आगे। अब 1 जून को बहुत सारी, अब 1 जून को मेरी वाइफ़ की बर्थडे है, बट येस, तो मैं तो उसपे कॉन्संट्रेट ज़्यादा करूँगा। लेकिन हाँ, क्या एग्ज़िट पोल का आता है, उसके बेस पे मंडे होगा। लेकिन तो आपको करना क्या चाहिए? देखो यार, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो बिंदास बैठे रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो तो 3-4 दिन घूम के आओ, 4 जून को देखो क्या होगा, फिर टेक अ पोज़ीशन। और आप कंपल्सिव ट्रेडर्स हो तो बात अलग है। मैं ट्रेडर्स को तो मैं एडवाइस देता नहीं, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लेकिन बी केयरफुल, वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, ऊपर-नीचे क्या होने वाला है। अभी तो मार्केट इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने बोला 325 से 356, जितना मैंने ब्रोकर्स के रिपोर्ट देखे, जितना मैंने ओवरऑल एग्ज़िट, वो कहते हैं ना डुप्लीकेट एग्ज़िट पोल रिज़ल्ट जाते हैं, कि कोई भी 360, 370 के ऊपर बोल नहीं रहा है। तो और एक तरह से ना मोदी जी ने भी बोल दिया एक-आध रैली में कि भई, हमने पहले से 400 सीट बोल के इतना दबा दिया अपोज़िशन को कि वो लोग अब पीछे पड़ के उनको 400 सीट नहीं होने देंगे। जबकि 270 चाहे उससे वो ऐसे भी हो जाने वाले, यानी बीजेपी ओनली जीतने वाली है, लेकिन उनका फ़ोकस पूरा चेंज कर दिया। तो शायद मोदी जी को भी पता है कि शायद वो 400 सीट क्रॉस ना हो, लेकिन अमित शाह बोल रहे कि नहीं भई होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, एज़ अ इन्वेस्टर ना, बैठे रहो आराम से, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इवन मैं भी अपने जो रिकमेंडेशन सर्विस में और वहाँ अभी मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूँ कि भई इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या है,
क्या नहीं है, उसके बाद देंगे यार, कहाँ मार्केट भागा जा रहा है, इनफ अपॉर्चुनिटी इतना है साल में इन्वेस्ट करने का, इतना कुछ हाई-हाई नहीं करने की। देखो यार, आराम से जीना है अपने को, तो शांति से स्टॉक पिक करना है, अच्छे स्टॉक पिक करना है और देखो मार्केट आपको इनफ अपॉर्चुनिटी देगा। देखो, हम लोग बोल रहे थे कि भई इलेक्शन के भी टाइम से ही पहले बहुत बार नो डाउट 23,100 टच कर दिया, लेकिन उसके बाद 600 पॉइंट भी गिर गया ना। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी होगी बड़ी वॉलेटिलिटी होगी, तो वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? दूसरा एक क्वेश्चन है, अकबर जान 1012 एफआईआई का नेट पोज़ीशन क्या है सर बताइए? एफआईआई का मैं बात करूँ, एफआई जब ये मंथ स्टार्ट हो रहा था, उन्होंने अपनी पोज़ीशन शॉर्ट करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। लेकिन 3-4 दिन पहले से वो नेट लॉन्ग हो गए हैं। तो अकबर जी अभी तो नेट लॉन्ग है और यहाँ के भी अपने तो इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग ही होते, तो ये बहुत ही रेयर केस होता है कि इलेक्शन से पहले बोथ एफआईआई एंड डीआईआई ऑन अ लॉन्ग पोजीशन। हाँ, आज थोड़ा वो सेलिंग हुआ होगा लेकिन ओवरऑल इतना शॉर्ट नहीं है। पहले तो उनका हिस्टोरिकल शॉर्ट था, जो एफआई का शॉर्ट था तो वो हिस्टोरिकल शॉर्ट था, वहाँ से तो ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी पोजीशन चेंज कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ भाई मोदी जी वापिस आएँगे तो इतना शॉर्ट रख के भी फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने भी पोज़ीशन तो अभी बात करें तो दोनों नेट लॉन्ग है। तो ये कुछ अलग ही सिचुएशन है। लेकिन आज का डेटा मुझे तो थोड़ा देख लेना पड़ेगा, लेकिन अभी भी एफआई इतने शॉर्ट नहीं है। सो आई थिंक थिंग्स विल चेंज और एक बार क्लैरिटी आ जाएगी, आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है और काफ़ी सारे देखो बाहर के भी पब्लिक होती है, ये सब देखते रहते हैं रेटिंग एजेंसी ऑल दैट। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि बात कर रहे थे, सिटी बोल रहे कि भई एसएनपी एसएनबी बेसिकली हो सकता है कि 2 साल में इंडिया को न का रेटिंग बढ़ा दे। अब आपको भी पता है, मोदी जी बात करें या सीतारमण बात करें, वो सब लोग इंडिया की रेटिंग बढ़ाने को चाहते हैं। वो नेक्स्ट लेवल देखते हैं क्योंकि अगर आपको डेवलप कंट्री जाना है, तो डेवलप कंट्री जाने के लिए आपका रेटिंग बढ़ना चाहिए। तो वो एक रेटिंग एजेंसी की भी बात चल रही है कि हाँ भाई बढ़ेगा। लेट्स सी यहाँ से क्या होता है, लेकिन हाँ थिंग्स आर ओके, तो उस तरह से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद 1512 का कि ओवरऑल अगर आप देखो तो या हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री का सर डीमर्ज क्या होगा और कैसे यहाँ से आपको लग रहा है यहाँ से ले सकते हैं नहीं कि राजेंद्र जी एक बात करूँ तो रिलायंस कंपनी ओवरऑल आपको भी पता है जियो जब डीमर्ज हुई, जियो का जो डीमर्ज हो, अब जियो को ऐड करके आप रिलायंस ऐड करो तो उनका वैल्यूएशन काफ़ी ऑलरेडी बढ़ चुका है। आई थिंक वन शुड वेट फॉर दिस क्योंकि जब ये डीमर्जर होगा, रिलायंस रिटेल अलग होगा, रिलायंस जियो और जियो फाइनेंशियल सॉरी मैंने रिलायंस जियो बोला पहले, जियो फाइनेंशियल जैसे डीमर्ज हुआ, तो दोनों का मिला के रिलायंस और जियो फाइनेंशियल मिला के तो ऑलरेडी उनका वैल्यू काफ़ी हाई हो चुका है। लेकिन आगे जाके जब जियो और रिटेल दोनों डीमर्जर होंगे और ऑयल एंड गैस होंगे, तो उनका एक अनलॉकिंग होगा। अब वो कब होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल में, वो हमें पता नहीं है, लेकिन देखना रहेगा कि यहाँ से वो कब होने वाला है और एट द एंड ऑफ द डे रिलायंस की बात करें ना, एक तरह से उनकी पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है जियो में और रिलायंस रिटेल में खास। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक वन शुड वेट, इतनी हड़बड़ी करके बेचने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 साल रुक जाओ, शायद ये अनलॉकिंग हो जाए तो फ़ायदा होगा। अगेन जस्ट अ सजेशन नॉट अ रिकमेंडेशन और अगर आप चाहे गाइस आपको हमारी सर्विस देखनी हो और मैं तो हम लोग कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अदानी या महेश 1712 का क्वेश्चन है सर अदानी का क्या होगा? अदानी क्या लग रहा है आपको और ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा? अरे यार मैं क्या बोलूँ आपको? अदानी की बात करें तो इलेक्शन पे उनका इम्पैक्ट तो आने ही वाला है, लेकिन अदानी का जो ये अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट था कि 29,100 करोड़ का वो लोग वापिस अ, बेसिकली कहते हैं ना फंड उठाने वाले हैं। तो आपको पता है 1.5 साल पहले जब ये बात हुई थी फंड उठाने का तब उन्होंने किया था, फिर वो रिडीम भी कर दिया था, उन लोगों ने वापिस पैसे भी दे दिए थे। लेकिन इस बार वो लोग अदानी एंटरप्राइज़ और अदानी एनर्जी का ला रहे हैं। क्योंकि अब सब क्लियर हो गया है। उन लोगों ने पूरा अपना वैल्यूएशन रीगेन कर लिया है। अभी आप मार्केट बे कैप की बात करो तो अदानी ऑलरेडी अपने पहले जो प्रॉब्लम था उससे उसी लेवल पे अब लोग वो लोग आ गए थे उससे पहले जो थे। सो दैट इज़ अ वेरी गुड रिकवरी और
आई थिंक इस बार तो ये फंडिंग हो भी जाएगी। सो दे आर बैक इन बिज़नेस गाइस, और मुझे नहीं लगता, ठीक है, हम लोग ये जो मोदी सरकार और अदानी को जो जॉइंट वो बुलाते रहते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि अदानी को कुछ फ़र्क पड़ेगा। उनका बिज़नेस अभी एक तरह से सॉलिड हो गया, और इतनी बड़ी जो क्राइसिस खड़ी थी, उनसे भी वो 150-2 साल में ऊपर आ गए। दैट व्हाट इट शोज़। इट शोज़ कि द बिज़नेस इज़ क्वाइट रिजिलिएंट, और इन लोगों को धंधा करना आता है, कुछ भी बोलो यार। एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों ने वापिस नंबर 2 आ गए अदानी जी। आई डोंट नो व्हाट द नंबर 1 तो शायद नहीं है, लेकिन हाँ, आ गए, अपनी पोज़ीशन रीगेन कर ली, मार्केट कैप रीगेन कर लिया, तो छोटी बात नहीं है, थोड़ा तो हमें क्रेडिट देना चाहिए। मैं तो अहमदाबाद में बैठा हूँ, हमारे बगल में बैठे 5-6 किलोमीटर, 5-6 ही नहीं, 3-4 किलोमीटर दूर होंगे। तो इसलिए नहीं बोला कि जस्ट हमारे बगल में बैठे, लेकिन मुझे भी आई वाज़ नॉट श्योर अबाउट द वैल्यूएशन, जो अभी भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ़ एक अदानी पोर्ट का वैल्यूएशन हमेशा ठीक-ठाक लगता है कंपेयर टू अदर कंपनीज़। लेकिन मानना पड़ेगा यार, जो है सो है। एक अच्छे बिज़नेसमैन तो है, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं है इन सब क्राइसिस से रिकवर होना। काफ़ी लोग टूट जाते हैं, काफ़ी लोग फिर ऊपर ही नहीं आते, लेकिन ये 1.5 साल में अच्छी खासी रिकवरी दिखा दी। सो व्हिच शोज़ दैट यस, दिस ग्रुप इज़ वर्किंग ऑन वेल। सो गाइस, अभी यहाँ तक रखते हैं। सो होप आपको सब प्रॉपर आंसर मिले होंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डू कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और डू लाइक शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। एंड कुछ भी मिलते हैं बाद में, कल मिलते हैं, और बाद में एग्ज़िट और वो सब में आपको उसके बीच में वीडियो आते रहेंगे, और हम लोग बात करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग गाइस, एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।